संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी। वहीं महिला आरक्षण बिल का भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विरोध कर दिया। उमा भारती ने बिल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी। मांग ही नहीं है, स्ट्रेस है। और मैं देश में ऐसा माहौल बनाऊंगी कि प्रधानमंत्री जी तक उसका संदेश जावे और बड़े पॉजिटिव तरीके से बोलूंगी, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही है और पार्टी ने मेरा बहुत सम्मान किया इस बात के लिए। बल्कि ये माना कि इसी वजह से मेरा ऐसा कह देने के बाद बिहार में जब मुझे प्रभारी बनाया गया, यूपी में भी मुझे खूब पान के पत्ते सा जो फेरा गया, उसमें ये दोनों चीजें मिल गई थी। राम और रोटी, मंडल और कमंडल दोनों मिल गए थे। हम अयोध्या की भी बात कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण के बारे में भी मैं पूरे टाइम बोली हूँ जब आप लोग छोटे थे। ओबीसी आरक्षण में एसटी, एससी एंड ओबीसी, तो एसटी एससी को देना तो संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन पंचायती राज में और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी का भी आरक्षण है एसटी एससी के अलावा। हाँ, तो उसी तर्ज पर हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोविजन एंड देयर कैन बी वन मोर स्पेशल प्रोविजन इन द स्पेशल प्रोविजन। दीदी बात आपने कहा हो गया, मने मधु का हो गया पूरा। मैं समझ गई थी यार, हेल्पिंग है। चलो दीदी, आपने कहा बेरोजगारी और विकास की बात नहीं हो रही, सनातन की ओर राजनीति जा रही, तो आप क्या बीजेपी के लिए बोल रही हैं, कांग्रेस के लिए? मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मतलब विकास की बात नहीं हो रही क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, विकास की भी कर रहे हैं, बेरोजगारी विकास की भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा तो है ही नहीं। पूरे टाइम शिवराज जी सड़क पे ही है, पानी भी बरस रहा है, पसीना भी बरस रहा है, उनका मिल गया है उनको पसीना और पानी, पूरे टाइम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, सभी नेताओं से हाथ जोड़ रही हूँ कि आप सनातन की बहस को शंकराचार्यों पर छोड़ दीजिए, धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। और वो जो डीएम के बारे हैं ना, वो हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। उन्होंने मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहना के राजनीति की है, उनने तिलक, चोटी और जनेऊ काटे हैं, उनने लोगों को बहुत मारा पीटा है धार्मिक चिन्हों को देख करके। लेकिन क्या उससे तमिलनाडु में मंदिरों में लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया? क्या वहाँ चोटियां रखना बंद कर दिया? क्या मंदिर में जाना बंद कर दिया? वहाँ मंदिर भी है, मूर्तियां भी हैं, तिलक, चोटियां और जनेऊ भी हैं। इसलिए जब उनके उतने विरोध के बाद तमिलनाडु में ही वो खत्म नहीं हो सका। आपको याद हो, डीएमके की पॉलिटिक्स जब शुरू हुई थी, मैं भी उसमें पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मैं पढ़ा है ना कस के फिर बाद में। तो जब रामास्वामी नायकर ने आंदोलन शुरू किया तो क्या होता था? चोटी वाला व्यक्ति बेचारा कोई दिखा, पकड़ के चोटी काट दो, तिलक वाला दिखा, उसका तिलक पहुंच दो, गले में जूतों की माला पहना दो, मूर्तियों के, भगवान की मूर्तियों के गले में जूतों की माला पहना दो। तो अपनी पॉलिटिक्स उस पे की। लेकिन रामेश्वरम वही है, मदुरई वही है, हमारे जो मेरा खुद का गुरुजी का जो स्थान है वो कर्नाटक में वही है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय का। न तिलक कम हुए, न चोटियां कम हुई, न जनेऊ कम हुए, न मंदिर में जाने वालों की संख्या कम हुई। इसलिए जब वहीं कम नहीं हो पाया तो यहाँ कौन सा खतरा हो गया है? तो मेरा तो कहना है कि क्यों सनातन कर रहे हो? शंकराचार्यों के ऊपर छोड़ दो, जो विद्वान लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दो, वो इस बात को सेटल करेंगे, नेताओं को इसमें नहीं पड़ना। यदि सरकार के मामलों पर लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह उठते रहे, एक बात तो ये भी सामने आई कि धार्मिक स्थलों का भी ऐसा विकास नहीं किया जाना चाहिए। ओरछा में खुद एक उसका वास्तु का है, तमाम चीजें हैं, सब जगह बदली जा रही है। पहले भी इस बात को बोला गया कि नर्मदा को दूसरे स्थानों यानी दूसरी नदियों से नहीं मिलवानी चाहिए, ये बात भी सामने आई। अब आस्था की बात है तो हो रहा है, लोगों की आस्था है तो आस्था और विकास का मेल करके चलना, यही हमारे विकास की परिभाषा है। उसमें हमने आस्था भी मिलाई, हमने सड़कें भी बनाई हैं, हम बिजली भी लाए हैं, हम पानी भी लाए हैं, हम खाद भी लाए हैं, हम किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। तो साथ में हम आस्था का भी ध्यान रख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि अकेले आस्था पर ही फोकस हो गया, ऐसा नहीं। और बाइट तो नहीं हुआ।